दोस्तों आपका स्वागत है पूरज गुड द वे टू द सक्सेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह 12th एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन है वो हमने कल से शुरू कर दिया है। वहां पर हम इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हमने इकोनॉमी को समझा। आज हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बने रहिए। और पिछला जो चैप्टर आपने मिस किया है उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अगर हम बात करें कि हम पहले से यहाँ पे हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया है, और व्हाट इज इकोनॉमी को हमने डिस्कस किया लेक्चर 1 में। अब आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स की, जो कि हम लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे हम 3 तरह के इकोनॉमी को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा है इन दोनों का मिक्सचर, उसको हम कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए जल्दी से हम इसको समझते हैं, और ये जो आप बाद में देख रहे हैं ये हम आने वाले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर जल्दी से शुरू करें। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम्स की, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ने के लिए आप ये चीज समझिए, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर इकोनॉमिक्स के हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स आखिर पढ़ते क्यों हैं? हम खुद के लिए पढ़ते हैं। तो ह्यूमन आखिर क्यों इस पे डिपेंडेंट है? क्योंकि हमको जो कंजम्पशन मिलता है, जो भी चीज हमको चाहिए होती है इस्तेमाल के लिए, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि खाना है, पानी है, हमारा घर है, शेल्टर है, या क्लोथ है, कोई भी चीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए जरूरी है, ये हमको आखिर किससे मिलेगा? ये हमको इकोनॉमिक्स से मिलेगा। हम ह्यूमन डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट हैं, जो चीज हमको कंज्यूम करना है। और ये जो जनरल चीजें हैं, ये हमको पहले हम इसको अवेल नहीं कर पाते थे। ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात थी। और ये जो चैलेंजेस थे, ये हम दो एस्पेक्ट में देख सकते हैं, दो डायमेंशंस में देख सकते हैं। कोई भी चीज जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो आखिर हम कैसे प्रोड्यूस करें, उसको आखिर हम कैसे पैदा करें कि हमको वो चीज अच्छे से मिल जाए। और अगर मान लीजिए वो बन जा रही है, हम उसको प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल रह रहे हैं, तो वो चीजें जो बन जा रही हैं वो दूसरों को, जिनको जरूरत है उस चीज की, वो आखिर उनको कैसे मिलेगी? ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सिस्टम में। अब यहां पर देखिए, हमको एक चीज और समझनी होगी। जो ये प्रोडक्शन है, जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हमको प्रोडक्टिव एसेट की जरूरत पड़ेगी। ये आखिर प्रोडक्टिव एसेट क्या चीज होती है? तो प्रोडक्टिव एसेट आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, जैसे कि पैसा है, लेबर है, और भी चीजें हैं, लैंड है। तो ये चीजें यहां पे मेनली जो प्रोडक्टिव एसेट की बात कर रहा है, यहां पे सबसे पहले ये पैसे की बात कर रहा है। तो पैसा मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। जो आप पैसा लगाएंगे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आखिर आप क्यों लगाएंगे और कौन लगाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा, वो कौन लगाएगा? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आप लगा रहे हैं या मैं लगा रहा हूं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आखिर वो हम क्यों लगाएंगे, उसका रीजन क्या है? ये देखिए, बेसिक क्वेश्चंस ऐसे ही उठ जाएंगे। और यहां पर जो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है अलग अलग इकोनॉमी में, ये आप यहां पर समझ पाएंगे अच्छे से। अभी आपको ये चीज समझ में आएगी जब मैं
यहाँ पे मेजर देखिए 3 तरह की इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। फिर आप देखेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या है, उसमें क्या प्रोन है, क्या कॉन्स हैं। फिर हम मिक्स्ड इकोनॉमी में देखेंगे जहां पे मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी दोनों ही साथ-साथ काम करता है। तो चलिए जल्दी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये हम कह सकते हैं ये सबसे पहला था। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था जिसको दिया था स्कॉटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ये, एडम स्मिथ ने। इनका टाइम पीरियड था 1723 से लेके 1790 के बीच में। यहाँ पर आप देखिए इनका जो मेन आइडिया था हम यहाँ पे सम अप करेंगे। यहाँ पर हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। इन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी है या फर्म है, वो मोटिवेट आखिर क्यों होगी? वो मोटिवेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होगी। उसको जब फायदा मिलेगा तो वो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट लेगी और वो जब प्रोड्यूस करेगी तो उससे सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? ये सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि सोसाइटी को क्या करेगा? बेनिफिट पहुंचाएगा। और इसीलिए एडम स्मिथ ने ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है इसको इन्होंने इनविजिबल हैंड कहा है। ये कहा है कि ये एनिमल स्पिरिट है। ये क्या है? ह्यूमन एज एनिमल हम जानते हैं, हम मैमल में हैं, हम एनिमल हैं। तो ये एनिमल स्पिरिट होती है कि हम मोटिवेट कब होंगे? जब हमको बेनिफिट मिलेगा किसी चीज का। और यहां पर जो क्वेश्चन राइज हो रहा था, कौन करेगा इन्वेस्ट, कौन करेगा प्रोडक्टिव एसेट में और क्यों करेगा? यहां पर आशा करता हूं कि मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। और दूसरा क्या है? जब हम हाई प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएंगे, आप देखेंगे प्रोस्पेरिटी जब बढ़ेगी, हायर प्रोस्पेरिटी होगी, तो वहां पर हम क्या करना होगा? हमको लेबर को डिवाइड करना होगा। अगर हम अच्छा वर्क करना चाहते हैं, अगर हम स्पेशलाइजेशन चाहते हैं किसी चीज में, तो जो हम काम करवा रहे हैं, जो प्रोडक्टिव एसेट में जो हम पैसा लगा रहे हैं, वहां पे लेबर को हमको छोटे छोटे काम देने होंगे। अगर हम छोटे काम देंगे, जब हम उनको छोटा काम देना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा? जो काम होगा उसमें उनको स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा, वो जानेंगे चीजों को बहुत अच्छे से। अगर बहुत सारा काम एक ही आदमी को आप दे देंगे तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है आपको? और यहां पर विजिबल जो हमारा हम इनविजिबल हैंड देख रहे थे, वो क्या कर रहा है? ये कंडीशन कैसे क्रिएट होगी इनविजिबल हैंड की? इनविजिबल हैंड का जो कंडीशन क्रिएट होगा वो मार्केट के थ्रू होगा। जब हम मार्केट प्रोवाइड कराएंगे, जब प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई होगा, जिसको हम मार्केट फोर्स कहते हैं, उसके कारण हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। जो भी इंडस्ट्रीज या हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट गेन करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसके लिए हमको जरूरी है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेम तरह के शॉप्स होने चाहिए। जब वो सेल करेंगे तो कंपटीशन बहुत हाई होगा और हमको वो चीजें बहुत ही सस्ते दाम में और अच्छे दाम में हमको मिल जाएगा। आपको क्लियर हो गई है बात? अब अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से वर्क करे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम आता है कि वो कम से कम इंटरफेयर करे। अगर यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में आप देखेंगे गवर्नमेंट का काम बहुत कम होता है। यहाँ पे मेनली इंडिविजुअल मोटिवेशन ज्यादा होता है। यहाँ पे जो सिंगल पर्सन है उनका ज्यादा काम है। मार्केट से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे,
एक इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेगा और उसके पास मोनोपोली भी रहेगी। तो यहां पर आप देखेंगे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा और ये जो पॉलिसी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ लेजर फायर। ठीक है, लेजर फेयर कहते हैं इसको। फ्रेंच में इसका मतलब होता है लीव टू अलोन। और यहां पर आप इसको इकोनॉमिस्ट के अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, इकोनॉमिस्ट इसको क्या सिंप्लीफाई करके कहेंगे कि नॉन इंटरफेरेंस अगर गवर्नमेंट का होगा तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हमको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा मार्केट में। और यहां पर इसीलिए एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ हिमसेल्फ called such economic system as a system of natural liberty। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, इसको इन्होंने सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर अगर हो गई है तो आगे जब मैं इसको प्रैक्टिकली अभी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा तो आपको ये चीज और क्लियर होगी। यहां पर देखिए, ये जो आइडिया एडम स्मिथ ने दिया, ये हम मेनली दो मेजर टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में हम इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। एक तो है कैपिटलिज्म में और दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। ये दो सिस्टम में हम ये चीज देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिस्टम काम करते हैं, ये सिस्टम काम करते हैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जब डिमांड और सप्लाई होगा तो ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमको इनके डिफरेंस को देखना होगा। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है पैसा। ज्यादा से ज्यादा अगर आदमी पैसा कमाता है, उसका मेन फोकस अगर पैसे पर है तो वो कैपिटलिस्ट है। दैट मीन्स फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। कोई भी चीज जब प्रोड्यूस की जाएगी तो उसका मेन फोकस होगा कि उसके पास पैसा क्रिएट हो, पैसा आए उसके पास इंडस्ट्री हो जाए खुद की, और जो एसेट हो उसकी ओनरशिप उसको मिल जाए। और ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत कम रेगुलेशंस होते हैं। सब रेगुलेशंस आपको प्रेजेंट यहां पे मिलेगा। और यहां पर प्राइवेट ओनर्स को यहाँ पे मोनोपोली रहती है। अभी मैंने आपको बताया मोनोपोली रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी के पास मोनोपोली है तो कंपटीशन कहां से होगा। और इसी के जगह पर अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी पे फोकस करें तो यहां पर आप देखेंगे जो वेल्थ है, जो पैसा है, ये यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। पहले में आप देख रहे थे कि वो रुका हुआ था, कैपिटलिज्म में एक के हाथ में रुका हुआ था। यहां पर ये एक्सचेंज हो रहा है, मार्केट में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के कारण ये बहुत तेजी से मार्केट फोर्सेस के कारण ये एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ पर भी बहुत कम आप देखेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। पहले वाले में तो बिल्कुल ही नहीं था, कुछ था। यहां पर नो रेगुलेशंस, बिल्कुल फ्री कर दिया जा रहा है। और यहां पर कंपटीशन पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इंटरफेरेंस जब नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उस तरह का नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेगुलेशंस फ्री कर दे रही है, तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये जो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, ये सबसे पहली बार यूएसए में 1777 में लागू हुआ था। 1777 में आप पहली बार कैपिटलिज्म को देखेंगे। और ये अगर हम पूरी तरीके से अगर फोकस करें, इसका कौन सा रीजन है, तो ये आप देख सकते हैं कि यूरोप का अमेरिकन रीजन, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोप में ये चीजें देखी गई। और ये काफी दिन तक काफी अच्छे से ही इसने वर्क भी किया। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, चीजों को वो ले नहीं पा रहे थे। जब ग्रेट डिप्रेशन हो गया
1929 1930 में, तब यहाँ पर कैपिटलिज्म से धीरे धीरे चीजों को हम दूर होने लगे। अमेरिका में हमने देखा कि कैपिटलिज्म से हम थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हुआ जब हम कैपिटलिज्म में ज्यादा हम हाथ बढ़ाते हैं तो वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज पूरी तरीके से हावी हो जाती हैं। और एक तरफ आप देखेंगे कि सारा पैसा एक के हाथ में चला जा रहा है, एमएनसीज के हाथ में चला जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कि गरीब होते चले जा रहे हैं। तो यहां पर हम इनइक्वालिटी को बढ़ता हुआ देखते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि टैक्सेस बहुत कम इंपोज किए जाते हैं कैपिटलिज्म में, ऐसा देखा गया है। और वेलफेयर का जो रोल होता है स्टेट का, वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। तो यहां पर देखिए, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम इसकी खराबियों को देखते हैं, डीमेरिट्स को देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल जो सक्सेस है वो काफी तेजी से होता है। यहाँ पे नई नई चीजों की खोज होती है, क्योंकि लोग ज्यादा यहाँ पे सिंगल एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ती है। और यहाँ पे अगर हम ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है इंडिविजुअल के लिए। और यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स है, इसके कारण क्या हो जाता है कि हम जो गरीब हैं, जिनके लोअर परचेजिंग पावर है, हम उनको क्या कर पा रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम पुअर के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं ऐसे कंडीशंस में। और स्टेट यहाँ पे वेलफेयर एक्शन हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन होता है। तो वहां पे आप कैसे देख पाएंगे, जब स्टेट का रोल ही कम रहेगा, जब इंडिविजुअल का काम ज्यादा रहेगा, तो वहां पर वेलफेयर कम होगा। वो इंडिविजुअल अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचेगा। और ऐसे कंडीशंस में इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। ये चीज हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये सब इसके डीमेरिट्स हैं। जबकि वहां पे देखा भी गया था कि वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया गया था चीजों में। जब ये शुरू हुआ, कैपिटलिज्म को शुरू किया गया, तो वहां पे गवर्नमेंट्स प्रोग्रेसिव टैक्स भी लगा रही थी। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब क्या होता है, जो अमीर है उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, गरीब होगा उसको टैक्स कम देना होगा। इसका मतलब जितनी तेजी से वो अमीर होता जाएगा, उतनी तेजी से उसको ज्यादा पैसा देना होगा। और लेकिन फिर भी ये चीज कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वेलफेयर बिल्कुल भी वहां पर नहीं हो पा रहा था। और ये चीजें हमने देखी है ग्रेट डिप्रेशन में, ये बहुत तेजी से बढ़ा। इसके कारण क्या हुआ, जब ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट हुआ, तब शुरू हुआ, तो यहाँ पर फिर इस क्राइसिस के कारण, ग्रेट डिप्रेशन के कारण न्यू ब्रांच डिस्कवर हुआ। न्यू ब्रांच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले भी क्लास में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हुआ, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन बेर्नार्ड केनीज ने दिया था। इनका टाइम पीरियड था 1883 से लेके 1949 तक। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। यहां पे जब केनीज ने इसको पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया, तब उनको ये चीज समझ में आई कि हम सिर्फ मार्केट इकोनॉमी पे फोकस अगर करेंगे तो हम ग्रेट डिप्रेशन से नहीं बच सकते हैं। फिर केनीज ने बताया कि हमको कुछ चीजें, कुछ जो फैक्टर्स हैं, हमको सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड नहीं होना होगा, हमको कुछ फैक्टर नॉन मार्केट इकोनॉमी से भी लेना होगा। और यहाँ पर जो क्राइसिस थे, जब हमने इसी को क्या कहा, इसी को हमने केनिज्म कहा है। और इनके एडवाइस के कारण बहुत तेजी से आप देखेंगे कि डिप्रेशन से यूएसए और जो वेस्ट कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो तेजी से बाहर आ गई। और यहां पर आप देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे रूल में पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में। इससे पहले हमने मार्केट इकोनॉमी में देखा कि एडम स्मिथ ने उसको बताया कि कैसे वो फंक्शन करेगा। वहां पे
इंडिविजुअल को ज्यादा पावर मिली और स्टेट वहां पे एक तरीके से उसकी पावर नेग्लिजिबल थी। अब नॉन मार्केट इकोनॉमी में हम देखेंगे मार्केट का रोल कम रहेगा। इसका मतलब कि इंडिविजुअल का जो पब्लिक का रोल है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेट फंक्शन करने लगेगी। और इसका आइडिया सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया, जिनका टाइम पीरियड 1818 से लेके 1883 तक का है। और इनके आइडिया के थ्रू दो टाइप के नॉन मार्केट इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है, जिसमें पहला है सोशलिस्ट नॉन मार्केट इकोनॉमी। ये जो सोशलिस्ट मॉडल है ये हमने देखा एक्स यूएसएसआर में, जिसका टाइम पीरियड 1917 से लेके 1989 तक का है। इस स्टेट में देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट का ओनरशिप था वो मेनली यहां पर हमने देखा नेचुरल रिसोर्स पे ही था। मतलब अब स्टेट पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्स पे उसका पूरा राइट होगा, उसके एक्सट्रैक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक ये सारा काम स्टेट का ही होगा। लेकिन जो दूसरा वेरिएंट था कम्युनिस्ट नॉन मार्केट इकोनॉमी, यहां पर देखेंगे ये जो मॉडल है ये मॉडल देखा गया चाइना में और ये इसका टाइम पीरियड था 1949 से लेके 1985 तक। यहां पर आप देखेंगे पहले वाले केस में क्या हुआ, जहां पे एक्स यूएसएसआर था मॉडल में, सोशलिस्ट मॉडल में, वहां पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही स्टेट सोचता था, उसका पूरा कंट्रोल था। लेकिन जो कम्युनिस्ट मॉडल था जहां पे चाइना में ये देखा गया, वहां पर देखा गया कि जो ओनरशिप कंट्रोल था, जहां पे नेचुरल रिसोर्स प्लस जो लेबर काम कर रहा था उस पे भी उसका पूरा राइट हो गया। तो इसलिए ये जो हमने मॉडल देखा है इनको हम स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, या हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख रहे हैं चाइना में क्या हो रहा है, पूरी तरीके से स्टेट का रोल है, यहाँ पर पूरा कमांड स्टेट दे रहा है और जो प्लानिंग कर रहा है वो स्टेट ही कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये चीज देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम नॉन मार्केट इकोनॉमी में हम इसके फीचर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से अब स्टेट काम कर रहा है। तो स्टेट जब काम करता है वो पूरे रिसोर्स को देखेगा, उसकी खुदाई करवाएगा, देखेगा कि लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लोगों के वो वेलबींग के बारे में वो देखेगा। वेलबींग मतलब क्या हुआ कि लोगों के वो अच्छे के लिए वो सोचेगा। और यहाँ पर जो ओनरशिप होगी, चाहे वो सोशलिज्म में देखें चाहे वो कम्युनिज्म में देखें, दोनों में ही आप देखेंगे स्टेट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक रोल है वो स्टेट का ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉपर्टी राइट होती है इंडिविजुअल की, कि एक इंडिविजुअल जमीन को खरीद सकता है, वहां पे इंडस्ट्री को बैठा सकता है और वहां पे लेबर से काम करवा सकता है। ये सारी राइटें ले ली गई थी इस मार्केट इकोनॉमी में। यहां पर इसलिए ले लिया गया कि वहां पे इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए अपने लेबर का, और वहां पे जो लेबर्स होते थे उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में वो क्या कहते थे, प्रोलेटरिएट कहते थे लेबरर्स को, और जो छोटे माइनॉरिटी सेक्शन था उनको वो बोर्जवाजी कहते थे। और इनको इसलिए उन्होंने फ्रीडम दे रखी थी कि प्रॉपर्टी राइट इसलिए इंडिविजुअल को नहीं दिया गया था, स्टेट के पास पूरा प्रॉपर्टी राइट था, क्योंकि जो माइनॉरिटी सेक्शन था या जो लेबरर्स थे, आप कह सकते हैं प्रोलेटरिएट या बोर्जवाजी, ये अपने आप को रिचर बना सके, वो समय समय पर क्या कर सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, इसलिए वो ये जो प्रॉपर्टी राइट थी इसको उन्होंने
स्टेट ने कंट्रोल में ले लिया था और इसके कारण देखा गया कि बाद में इनइक्वालिटी भी बढ़ी थी। तुरंत तो देखा गया कि इक्वालिटी काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में हम देखे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसके कारण बढ़ गई थी। उसको भी अभी हम समझेंगे कैसे ये चीज हुई थी। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से स्टेट का रोल प्ले आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से स्टेट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मार्केट हम पहले देख रहे थे मार्केट इकोनॉमी में, वहां पे मार्केट फोर्स था, वहां पे डिमांड और सप्लाई था। यहाँ पे पूरी तरीके से ये चीज एब्सेंट हो गई थी, मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और यहाँ पे मार्केट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर क्या था, कंपटीशन भी पूरी तरीके से फिनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। स्टेट की पूरी तरीके से आप देखेंगे मोनोपोली हो गई थी। और कोई आदमी अगर चाहता था कि वो इकोनॉमी में अगर वो रोल प्ले करे, तो उसको क्या करना पड़ता था, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में उसको काम करना पड़ता था, वो अपना काम नहीं कर सकता था। और यहाँ पर जो भी फैसिलिटी होती थी, जो उस आदमी को दी जाती थी, जो काम करता था, वो उसकी एबिलिटी के हिसाब से दी जाती थी। वो जितना एजुकेटेड होता था, जितनी उसके पास नॉलेज होती थी, उस हिसाब से उसको फैसिलिटी मिलती थी। चाहे कार हो, चाहे नौकर चाकर, जो भी चीजें हो, वो उसके हिसाब से उसको मिलती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे, प्रोडक्शन का काम हम मार्केट पे बेस करते थे, और कितना प्रोड्यूस किया जाए ये भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता था मार्केट इकोनॉमी में। और सप्लाई किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सारा काम अब नॉन मार्केट इकोनॉमी में स्टेट के ऊपर हो गया था। ये बिल्कुल यहाँ पर आप उल्टा देखेंगे, वहां पे स्टेट का रोल बिल्कुल नहीं था मार्केट इकोनॉमी में, यहाँ पे सारा काम स्टेट ही करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें नॉन मार्केट इकोनॉमी कहाँ पे लागू हुआ सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देखेंगे बोल्शेविक पार्टी थी। यहाँ पे बोल्शेविक जो शब्द है ये रशियन शब्द है, इसका मतलब होता है मेजॉरिटी। वहां पे लेनिन जब रूल पे आए थे तो उनकी पार्टी को बोल्शेविक पार्टी कहा जाता था। तो जब एक्स यूएसएसआर 1919 में बोल्शेविक पार्टी वहां पे रूल कर रही थी, तब ये नॉन मार्केट इकोनॉमी वहां पे शुरू हुआ था। और धीरे धीरे फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरे ईस्ट यूरोप में ये फैल गया था। और यहाँ पे सोशलिस्ट पैटर्न था, क्योंकि लोग सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, गवर्नमेंट पूरी तरीके से क्या कर रही थी, लोगों के बारे में सोच रही थी। इसीलिए जो यहाँ पे कंट्री थी, जो पूरी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, उनको हम सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्रीज भी कहते हैं। यहाँ पे ये शब्द आप देखेंगे कि आपके हिस्ट्री में ये चीजें यूज होंगी, तो आप इसको यहाँ पर क्लियर करते चलें। और अगर इसका हम नॉन मार्केट इकोनॉमी का अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म देखेंगे, तो ये हमको चाइना में देखने को मिलता है, जो कि एक कम्युनिस्ट रूल पार्टी था, वहां पे कम्युनिस्ट रूल कर रही थी। और चाइना में ये हमने देखा 1949 में। अब यहां पर हम डिमेरिट्स देखेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी की। यहां पर देखिए सबसे पहली बात क्या हुई, यहां पर सारे जो सर्विसेज थे वो हम लोगों को देने लगे। यहाँ पे मेन फोकस लोगों के वेलफेयर पे हो गया। और इसके लिए क्या हो गया, जो स्टेट था वो कैपिटल पे ध्यान देना कम कर दिया उसने, या वेल्थ बनाना उसने कम कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, बाद में जाके कैपिटल की क्राइसिस हो गई गवर्नमेंट में। और जो प्रायोरिटी सेक्टर था, इसके साथ ही साथ जो प्रायोरिटी सेक्टर था रिसोर्स के रिस्पेक्ट में, कि कौन सा रिसोर्स पहले यूज किया जाएगा, वो इस सिस्टम में लागू नहीं हो पाया अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्स की कमी थी। यहाँ पे क्या था, मार्केट था ही नहीं, स्टेट सारी चीजों को डिसाइड करता था। तो यहाँ पे मार्केट फोर्स की कमी थी, डिमांड और सप्लाई की कमी थी। तो यहाँ पे जो बेस्ट यूज था रिसोर्स का वो नहीं हो पाता था। यहाँ पे
ज्यादातर आप देखेंगे कि जो रिसोर्सेस निकाले जाएंगे या इस्तेमाल में किए जाएंगे उनका वेस्टेज होता था या मिसलोकेशन होता था। यहाँ पे प्रॉपरली उसका इस्तेमाल नहीं होता था। और यहाँ पे इस इकोनॉमी में आप ये भी देखेंगे जो एब्सेंस हुआ हमारा प्रॉपर्टी राइट का, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट नहीं दी गई थी इंडिविजुअल को। इसके कारण क्या हुआ कि उनका मोटिवेशन खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता था कि वो अपने प्रॉफिट के लिए आदमी काम करता था और उसको खूब सारा पैसा मिलता था। वहां पे ह्यूमन स्पिरिट था। यहाँ पे हार्डवर्क करने का और ह्यूमन स्पिरिट का जो मोटिवेशन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही नहीं मिलता था। और इसके कारण अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनोवेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। यहाँ पर रिसर्चेस और डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी आ गई इसमें। और इंटरनल यहाँ पे डिले बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे काम करने में बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होना नहीं था, क्योंकि स्टेट ही सारी चीजों को डिसाइड करना था स्टेट को। और यहाँ पर लोग क्योंकि इन्वॉल्व नहीं थे गवर्नमेंट को चुनने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी यहाँ पर थी ही नहीं। यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था। यहाँ पर लिबर्टी और फ्रीडम बिल्कुल खत्म थी। यहाँ पे आप कह सकते हैं बिल्कुल ही एब्सेंट था एक तरीके से। और जो अभी तक लेबर के लिए काम कर रहा था स्टेट, अब कहा जाता था कि वही स्टेट उन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया था। और जो क्रिटिक थे ऐसे सिस्टम को कहते थे स्टेट कैपिटलिज्म। यहाँ पे कहते थे कि स्टेट अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। स्टेट अपना ही बेनिफिट खाली कर रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरनल डिले हो रहा था इकोनॉमी में, जो फेस किया जा रहा था, ये अर्ली 1970s में ये चीज देखी गई थी। तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत पहले ही पोलिश फिलोसोफर ऑस्कर लैंग ने कह दिया था मिड 1950s में कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट थी वो पूरे तरीके से लोगों के बारे में ही सोच रही थी, वो कैपिटल को बना नहीं रही थी। और यहाँ पर जो सोशलिज्म था वो कंप्लीट सोशलिज्म था। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि मोटिवेशन खत्म हो चुका था। यहाँ पे मार्केट सोशलिज्म नहीं काम कर रहा था। इन्होंने मार्केट सोशलिज्म को एडवाइस किया था, क्योंकि अगर मार्केट होगा तभी वहां पर आप देखेंगे कि मार्केट फोर्स काम करेगा, डिमांड और सप्लाई होगा, तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा। लेकिन ये जो एडवाइस दिया गया था, ये सोवियत ब्लॉक और चाइना दोनों ने ही इसको मना कर दिया था। और ये चीज आप देखेंगे कि मिड 1980s में आप देखेंगे कि जो स्टेट इकोनॉमीज थी वो धीरे धीरे उन्होंने मार्केट इकोनॉमी की कुछ चीजों को ले लिया। ये चीज हम देख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि अगर स्पेशली हम यूएसएसआर की बात करें, जो एक्स यूएसएसआर था वो लेट 1980s में वहां पर देखा गया, जब गोर्बाचोव थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने दो पॉलिसीज को अप्लाई किया था। उन्होंने कहा, उनकी जो पॉलिसीज थी उनका क्या था, प्रेस्टोरिका कहा गया उसको। इस प्रेस्टोरिका में ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको ट्रांसपेरेंट होना होगा, वहां पे उसको सारी चीजों को पब्लिक को बताना होगा। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी, अगर हम ये रिकंस्ट्रक्ट कर दें इंस्टीट्यूशंस को, जो कि अभी तक पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी में काम कर रहा था, वो अब ओपन इकोनॉमी में काम करना शुरू कर दे। और साथ ही साथ दूसरी जो पॉलिसी थी ग्लासनोस्ट की, ओपननेस, यहां पर क्या किया गया, यहां पर जो सिर्फ स्टेट काम कर रहा था, यहां पर कहा गया कि प्राइवेट भी सेक्टर यहां पर काम करने लगी। और इसके कारण क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी यहां पे फंक्शन करने लगी। और यही सेम जो चेंजेस हुए ये हम ईस्ट यूरोप सोशलिस्ट इकोनॉमीज में भी देखते हैं। और यहां पर ये हम CIS, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ
इंडिपेंडेंट स्टेट्स में भी ये चीज हम देखते हैं। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, स्पेशली चाइना की, तो ये हम मिड 1880s में 1980s में हम ये चीज देखते हैं। वहां पर भी ये अनाउंसमेंट हुआ था कि चाइना अब ओपन डोर पॉलिसी को अपनाएगा। ओपन डोर पॉलिसी बिल्कुल प्रेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट के तरह था। यहां पे कहा जा रहा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी अब वहां पे शुरू होगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नॉन मार्केट इकोनॉमी में कुछ मार्केट इकोनॉमी के जो फीचर आ जाते हैं तो वही मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है। उसी के बारे में अब यहां पर डिस्कशन हो रहा था। चाइना ने पूरी तरीके से मिड 1980s में ओपन डोर पॉलिसी को अपना लिया था। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो दो कॉन्ट्रास्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम थे वो अब एक दूसरे के करीब आ रहे थे। यहां पर वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दोनों केसेस में कब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यहां पर आइडियोलॉजी जो चल रही थी, दो आइडियोलॉजी में जो वॉर हो रहा था, एक तरीके से वो पूरी तरीके से अब यहां पर उसका एंड होने जा रहा था। अब जो हमारा तीसरा टाइप का इकोनॉमी है जिसके बारे में हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के सिस्टम्स क्या हो रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि लेट 1930s में, जो कि हम यहां पर पहले हमने कहा 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे हम बचने के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में हमने ये चीज देखी थी। मार्केट इकोनॉमी से हम नॉन मार्केट इकोनॉमी के कुछ कुछ फीचर्स को हमने ले लिया और हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर गए थे। लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो पहली कंट्री जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था वो है फ्रांस। उसका टाइम पीरियड था 1944 से लेकर 1945 के बीच में, ये इसने अडॉप्ट किया था। और ये अपनी पॉलिसीज में ही उसने बता दिया था, प्लानिंग जब उसने किया था उसने बता दिया था कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ अब फॉलो करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ, देखिए यहां पर नॉन मार्केट इकोनॉमीज यहां पर शिफ्ट कर रही हैं मिड 1980s में, जो कि हमने एक्स यूएसएसआर के बारे में देखा है। और ये चीजें कैसे पता चली हैं, हमको ये पता चली है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिपोर्ट्स बताई थी जहां पर ये बताया कि जो हम अभी तक देख रहे थे मार्केट इकोनॉमी में कि स्टेट वहां पर इंटरवेंशन नहीं था, स्टेट का वहां पर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर इंटरफेयर करना चाहिए स्टेट को भी। और यहां पर आप देखेंगे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ये जगह जगह पर आपको कुछ कुछ अलग, आपको इसका नेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि जो इकोनॉमी हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ा है, मार्केट इकोनॉमी या नॉन मार्केट इकोनॉमी, ये फ्री नहीं है बिना किसी गलती के। इनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही हैं। तो हमको हमेशा जब भी हम स्टेट या मार्केट इकोनॉमी को जब हम किसी कंट्री में मिक्स करेंगे तो वहां पे हम उसके सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को देख लेंगे। मतलब वहां पे सोसाइटी की कंडीशन क्या है और वहां पे इकोनॉमिक्स की क्या कंडीशन है, हम उन दोनों को ऐसे देख लेंगे और उस हिसाब से हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। अब यहां पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है। यहां पर हम ये देखते हैं कि चाहे वो स्टेट हो चाहे वो प्राइवेट हो सेक्टर, दोनों ही इकोनॉमिक रोल में प्ले करते हैं, वो अपना रोल बखूबी निभाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, उसके इंडिविजुअल हैंड्स की तरह बिहेव करेगा। जो इनविजिबल हैंड्स है, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां से इनविजिबल हैंड आप जानते हैं सप्लाई और डिमांड को हम कह रहे हैं, तो मार्केट फोर्स है। यहाँ पे
मोटिव ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा इन दोनों के कारण, डिमांड और सप्लाई के कारण। और जो काम हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से होने लगेगा। और प्रोडक्शन और सप्लाई जो कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, जिससे वो प्राइवेट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे से ये इनकम जनरेट करेगा। और यहाँ पर आप ये भी चीज देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट का रोल पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा रहा है। स्टेट भी ये जो रोल प्ले कर रहा है, प्राइवेट गुड्स बन रहे हैं जो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, वैसे ही स्टेट भी अपने गुड्स, सेम वैसे ही गुड्स स्टेट भी प्रोड्यूस करके मार्केट में ला सकता है, जिसको वो पब्लिक गुड्स कहेगा। और जहां पे पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस होगा वहां पर प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी इक्वली रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आप देखेंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है या जो स्टेट सेक्टर है, ये क्या करेंगे, एक फिक्स पैटर्न में नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। और जो रूल रेगुलेशंस जो बनाए जाएंगे, ये किसके हाथ में होगा, ये स्टेट के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो जाएगा रूल्स रेगुलेशन बनाने का, तो वो फिर टैक्स चोरी करने लगेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज देख रहे हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये किसी भी मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट और मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो आप अभी तक देख रहे थे, उन दोनों में ही कुछ ना कुछ खराबियां थी। लेकिन यहाँ पर आपको जो वो प्रॉब्लम्स दिख रही थी, उससे हम अब बच जाएंगे। यहाँ पे अब हमको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हमको दिखेगा, क्योंकि दोनों सेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे और दोनों ही पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को। और मैंने जैसा आपको कमिट किया, ये वीडियो आपको रेगुलरिटी में सुबह की तरफ मिलता रहेगा। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन जब आप दबाते हैं तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन रेगुलरिटी में मिलते रहते हैं। और अगर आपको ये लगे कि आपको ये शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड से, तो शेयर भी करिएगा। और अगर आप और कोई वीडियो चाहते हो मुझसे, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, मैं वो सारे वीडियोस जो आपने बताए हैं वो भी हम अभी अपलोड कर देंगे। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।